इन दिनों फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को लेकर सुर्खियां बटोर रहे निर्देशक सनोज मिश्रा मूलतः लखनऊ उत्तर प्रदेश के करीब एक कस्बे के रहने वाले हैं। महज 17 वर्ष की उम्र में वह फिल्मों में गायक बनने का सपना लिए हुए मुंबई पहुंच गए थे, जबकि मुंबई व फिल्म नगरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 3 माह तक CST रेलवे स्टेशन में रात बिताने के बाद उनके समझ में आया कि पहले उन्हें संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद सनोज मिश्रा ने अनुज विरोधा से संगीत सीखना शुरू किया, लेकिन 1 वर्ष के उपरांत उनके समझ में आया कि यह उनके वश की बात नहीं है। फिर फिल्म अर्जुन पंडित में मेकअप मैन के सहायक के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद कई निर्देशकों के साथ बतौर सहायक काम किया। सनोज मिश्रा ने 2007 में अपनी पहली फिल्म तराना दी ब्लैक स्टोरी का निर्देशन किया। इसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तक गांधीगिरी, शशांक, काशी टू कश्मीर, गजनवी जैसी कई फिल्में निर्देशित कर चुके हैं। अब वह द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल लेकर आ रहे हैं, जो कि जल्द सिनेमाघरों में पहुंचेगी। सनोज मिश्रा जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, मुझे बताएं कि ये फिल्मों का चस्का कैसे लगा? सर, फिल्मों का चस्का लगने की जहाँ तक बात रही है कि चूँकि उन दिनों 90s का दौर था, 80 और 90 के बीच मेरी पैदाइश हुई और जब एंटरटेनमेंट का कोई माध्यम मेरे सामने साथ था तो वो था रेडियो। रेडियो सुनते सुनते मुझे लगा कि जो गाने बजते हैं मैं उनके पीछे की कल्पनाएँ अपने दिमाग में करता था। ये गाना ऐसे पिक्चराइज किया गया होगा, क्योंकि उस समय विजुअल्स बहुत कम देखने को मिलते थे। टीवी में कभी चित्रहार आता था या कभी फिल्म आती थी। तो उस दौर में जब रेडियो हमारे लिए ज़्यादा इजी अवेलेबल था, क्योंकि गांव में एक आधा टीवी हुआ करता है। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो धीरे धीरे मेरे मन में वहाँ से जो रेडियो के माध्यम से सिनेमा के लिए एक जिज्ञासा सी मेरे अंदर पैदा हुई और एक रुझान हुआ सिनेमा में आने के लिए। अब अगर आप कहेंगे कि मैं सिनेमा में क्यों आया, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और अपने स्कूल में आया तो मैंने देखा वहाँ पर लोग जो मेरे स्कूल में जो मेरे साथ के जो पढ़ते थे, मेरे साथ और भी बच्चे जो पढ़ते थे, उनमें और मेरे बीच तब मुझे भेद महसूस होना शुरू हुआ जब मुझे ज़्यादा फीस देनी पड़ती थी और दूसरे लोगों को कम फीस देनी पड़ती थी। कुछ लोगों को स्टाइपेंड मिलता था, हमारे नंबर भी ज़्यादा होते थे, फिर भी हमें स्टाइपेंड नहीं मिलता था। बाद में जब धीरे धीरे समझ में आया तो हुआ कि मैं कास्टिज्म का शिकार हूँ। मतलब मैं एक ऐसी जाति में पैदा हुआ हूँ जिसको लोग अपर कास्ट बोलते हैं, जबकि मैं बहुत गरीब फैमिली से था, लेकिन फिर भी मुझे अपर माना जाता था। मेरी पैंट फटी रहती थी तो शर्ट, ऊपर वाला शर्ट मैं नीचे खींच करके कॉलेज जाता था। सालों साल तक, ऐसा भी नहीं, एक पैंट 2 शर्ट में ही पूरा 2-2, 3-3 साल का कॉलेज निकल जाता था। ऐसे टाइम पर इस तरह के भेदभाव का शिकार होना मुझे, मतलब मेरी जो शुरुआत का कोमल मन होता है उसे बहुत आहत किया उसने कि आखिर मैंने कौन सी सज़ा की। तो पता चला कि नहीं, आपने नहीं की, आपके पुरखों ने सज़ा की थी कोई, तो उनकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप अपर कास्ट हैं। तो मैंने कहा भाई, हम लोग तो इतने करीब हैं, हमारे यहाँ तो हमारी गाय भी उसी कमरे में रहती है, उसी के कमरे में हम लोग रहते, एक ही कमरे में गाय और हम सब एक साथ सोते थे। तो ये कौन सा अपर कास्ट हो गया? और अगर मान लो मेरे दादा ने किसी के साथ अत्याचार किया था तो उसकी सज़ा मुझे दी जा रही है क्या? तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल था। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों में इधर उधर डिस्कस किया, समझा, थोड़ा और बड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको रिजर्वेशन का या ऐसे भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आपके अंदर अगर एक्चुअल कोई चीज़ टैलेंट है तो आप उसको दिखा सकते हो, बता सकते हो, और इसमें किसी शोर सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी PM के लेटर की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई आपको इसमें बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। जो भी कर सकते हो आप खुद कर सकते हो। तो मैंने सर बहुत सोच समझकर इस फील्ड को चुना कि ये मेरे लिए एक्चुअल, अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो बताने दिखाने की जगह है जहाँ पर मुझे किसी भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये रीज़न था। तो इसके लिए आपने तैयारियाँ की, कैसे हुआ कि क्या तैयारियाँ करना होगी, वहाँ से गाँव मुंबई तक की यात्रा कैसे रही? सर, उन यात्राओं की अगर बात करेंगे तो बड़ी फिल्म बन जाएगी, लेकिन फिर भी मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बड़ा इमोशनल चैप्टर है वो, कई सालों का संघर्ष है वो, 10 साल का संघर्ष है। और कई सारे प्लेटफॉर्म में मैंने बात बोली है, लेकिन लोग बोलते मत बोला करो, लेकिन सच तो यही है कि मैंने 3 महीने मुंबई CST के प्लेटफॉर्म पर बिताया जब शुरू में आया, क्योंकि यहाँ मुंबई में कोई नहीं था मेरा, और उस मेरे दूर दराज, मेरे गांव, मेरे रिश्तेदार कोई भी नहीं था। एक आदमी को मैं पोस्ट कार्ड लिखा करता था, उससे बातचीत होती रहती थी मेरी। उसने मुझे बुलाया और वो बालकेश्वर में रहता था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला उसकी खुद रहने की जगह नहीं है बेचारा, और 2 दिन पहले मेरे आने से पहले वो भाग चुका था। मैंने उनको अपना बैग रखने के लिए बोला कि भाई मेरा बैग 2 दिन के लिए रख लो, जिसमें मैं अपने घर से कुछ खाने वाने का सामान लेके आया था कि मैं 5-10 दिन खा सकूँ। तो वो भी उन्होंने नहीं रखा, और उस 30 किलो के बैग के साथ मैं डेली सफ़र करता था लोकल ट्रेन में, और करीब 3 महीने मैंने बिताए, 90 डेज़, और मुंबई CST प्लेटफॉर्म पे।
और आज जब मैं कभी वहाँ जाता हूँ, मान लो कभी किसी को छोड़ने या ट्रेन पकड़ने के लिए, और वो जगह देखता हूँ जहाँ पर मैं लेटा करता था, तो जाहिर सी बात है कि मेरी आंखें भर आती हैं आज भी। तो फिर फिल्मों में शुरुआत कहाँ से हुई आपकी और कैसे हुई? सर, शुरुआत की जहाँ तक बात करें तो मैं सिंगर बनने के लिए आया था, क्योंकि रेडियो के माध्यम से आया तो मुझे लगता था मैं सिंगर बन सकता हूँ। मैंने बहुत सारा संघर्ष किया सिंगिंग के लिए, लेकिन चूँकि मेरी एज भी बहुत कम थी, 16-17 ईयर्स का था मैं, मुझे नहीं पता था सिंगर कैसे बना जाता। मुझे लगता है ऐसे ही बन जाते होंगे लोग। और मैंने बड़े बड़े बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनको मैंने टच किया, जिनमें से एक आदेश श्रीवास्तव साहब भी थे। उन्होंने जब बहुत मेरी जिद देखी तो एक दिन गाने के लिए मुझे खड़ा कर दिया माइक्रोफोन के साथ मुझे अपने। तो मैं जब चूँकि मुझे गाना वाना कुछ आता नहीं था, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, आप जो काम करना चाहते हो पहले उसको सीखो। आज मैं अपने लोगों से यही बोलता हूँ, अगर आप काम करना चाहते हो पहले सीखो आप उसको। हर एक चीज़ सीखी जाती। पैदा होने के बाद उन्होंने बोला हर एक चीज़ सीखी जाती। खाना खिलाना भी माँ सिखाती है, तो वैसे भी सिंगिंग भी आपको सीखनी चाहिए। मैंने 1 साल तक सीखा पद्मश्री अनुज जलोटा जी के साथ, लेकिन मुझे लगा बड़ी कठिन विद्या है। साथ सीखने में भी 1 साल लग गया मुझे। तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं अभी ये सिंगिंग के चक्कर में तो नहीं पड़ सकता। फिर मैंने पूछा लोगों से, भाई फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? तो लोगों ने बताया डायरेक्टर सबसे बड़ा होता है। तो मैंने कहा मुझे डायरेक्टर बनना है। फिर अनूप जी ने किसी के रेफरेंस से मुझे थोड़ी सिफारिश की, और मैंने एज ए मेकअप मैन का असिस्टेंट फिल्म अर्जुन पंडित से अपनी शुरुआत की, जहाँ पर मैंने बड़े बड़े कलाकारों को अपनी आंखों के सामने अभिनय करते हुए देखा। सनी पाजी को, जूही जी को, अमरीश पुरी साहब को, और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें थे फिल्म में। तो ये वहाँ से एक नई शुरुआत हुई मेरी। और फिर मैंने लगातार एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जब काम शुरू किया, चूँकि समझ नहीं थी चीज़ों की, क्लैप मारना भी नहीं आता था, पता नहीं था सिनेमा बनता कैसे। मुझे लगता है शुरू जैसे होती है, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ और फिर मर गया, वैसे होता होगा। वहाँ पे मर पहले रहा है, फिर बीच का बाद में हो रहा है, फिर कहाँ का कहाँ जोड़ा जा रहा है। तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता था कि हो क्या रहा है। लेकिन जब मैं बाद में एडिटिंग में बैठा, चीज़ें समझ में आने लगी धीरे धीरे। एडिटिंग में बैठा भी नहीं जाता, उस समय स्टीम बैग पे एडिटिंग होती थी, फीता से काटते थे लोग, रील से काटते थे। वो भी देखना अपने आप में बड़ा सौभाग्य की बात होती थी। कोई हमारे जैसे असिस्टेंट तो अंदर घुस भी नहीं पाते थे कई सालों तक। लेकिन वो एक दौर था जब चीज़ें जुड़ के सामने आई, फिल्म देखी थिएटर में, तो समझ में आया कि नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी शूट किया हो चाहे 10 दिन बाद, जब काट के जहाँ जोड़ोगे वही पता चलेगा। तो ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि बाद में शूट किया हुआ क्लाइमैक्स पहले शूट किया जाएगा या बिगिनिंग शूट की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक और बहुत एक बालमन जो होता है उसकी चीज़ें थी, तो धीरे धीरे सीखा। और फिर मैं इतना मेहनत करने लगा कि जिस डायरेक्टर के साथ काम करता था, टचवुड, ईश्वर गवाह है महादेव, किसी ने भी जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ सब ने मुझे बुलाया। और अगर किसी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया किसी डायरेक्टर के साथ, तो उन्होंने हमेशा ही बोला कि आपको बहुत मिस किया मैंने। ये मेरा अपना खुद का क्रेडिट रहा है कि मैं, लोग बोलते हैं कि आप 10 लोगों के बराबर अकेले काम करते थे, और आज भी मेरे अंदर वही क्षमता है। तो स्वतंत्र निर्देशक के रूप में कहाँ से शुरुआत हुई, कौन सी फिल्म थी? सर, मेरी सबसे पहली फिल्म थी तराना द ब्लैक स्टोरी। वहाँ से मैंने एज एन डायरेक्टर मैंने शुरुआत की, और वो साल था 2008 या 9 के आसपास मैंने फिल्म बनाई थी। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। अब एक स्ट्रगलर को किस तरह से फिल्म मिलती है वो आप समझ सकते हैं। ना मेरे पास बहुत ज़्यादा संसाधन थे, ना बहुत बड़े बड़े लोकेशंस थे, ना बहुत बड़ा एक्टर था, लेकिन फिर भी एक कहानी को कहने की कोशिश की। जो मुद्दा था, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा भी था फिल्म को, तो उसको हमें अच्छे से पर्दे पर उतारना था। वो जिम्मेदारी मैंने निभाने की कोशिश की है, और वो सोशल मीडिया पर भी है फिल्म, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद करियर आगे कैसे बढ़ा? बीच में आप भोजपुरी फिल्में भी कर रहे थे। नहीं, एक्चुअल में क्या, भोजपुरी फिल्मों के साथ मेरा जो लोग नाम जोड़ते हैं वो सर्वथा गलत है, क्योंकि भोजपुरी का एक डायरेक्टर है जो मेरे नाम से है, और वो अक्सर मुझे इस बात का कन्फ्यूज़न हो जाता है, और मैं बड़ी परेशानी में रहता हूँ। अभी गूगल में भी बहुत सारा वो मटेरियल मेरे नाम से आया हुआ था, और उसका कोई इलाज भी नहीं है। IMDb में कई सारी फिल्में भी आ जाती हैं। तो लेकिन रीजनल सिनेमा में मैं उदित नारायण साहब के साथ एक फिल्म में जुड़ा था, और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला फिल्म को। और मुझे लगता है कि रीजनल में अगर किसी फिल्मों में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं तो भोजपुरी फिल्मों में हैं, क्योंकि इनका ऑडियंस बहुत बड़ा है। लेकिन पता नहीं क्यों ऑडियंस अच्छी फिल्में देखना नहीं चाहता है, या फिर जो वहाँ के मेकर अच्छी फिल्म बनाना नहीं चाहते, मुझे कुछ आइडिया नहीं। बिकॉज ऑफ तेलुगु, तमिल, मलयालम के जैसे छोटे छोटे जिनके टेरिटरीज़ हैं, वो लोग करोड़ों का बिजनेस करते हैं और हॉलीवुड के बराबरी कर रहे हैं। लेकिन भोजपुरी सिनेमा को बहुत गंदी और बहुत घटिया नज़र से देखा जाता है। ये हमारे भोजपुरी समाज के लिए दुर्भाग्य का विषय है। नहीं, लेकिन इसलिए कहीं ना कहीं दोषी तो वही लोग हैं जो इस तरह का सिनेमा बना रहे हैं।
असर बनाने के, मैं दोषी बनाने वालों को नहीं मानता हूँ। अगर आप बनाएंगे, अगर कोई देखेगा ही नहीं तो आप ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। बना तभी रहे जब आप देख रहे हैं। जब लहंगा में भूकंप आ रहा है तभी लोग देख रहे हैं ना। तो ये भूकंप आने वाली चीज़ें जो लोग पसंद करते हैं, मैं उसको सबसे बड़ा उनको दोषी मानता हूँ, या उन दर्शकों को मानता हूँ जो अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, शर्म से बाहर नहीं निकलते अच्छी फिल्म देखने के लिए। वो दोषी हैं। मेकर बिल्कुल दोषी नहीं है। मेकर तो चाहता है भैया हमने 10 पैसे लगाए तो हमको 20 मिल जाए। उस चक्कर में वो कुछ भी करते हैं, भूकंप भी कर देंगे, कुछ भी करते हैं वो लोग, तो वो अलग मैटर है। लेकिन एक अच्छा दर्शक वर्ग आना चाहिए जो अच्छी फिल्में देखना पसंद करेगा। तो मेरे ख्याल से वो सिनेमा का सबसे बड़ा बदलाव होता है, जो अच्छी फिल्में चलें। और अच्छी फिल्में चलेंगी ही नहीं तो कौन बनाएगा? फिर तो भूकंप भी बनाएंगे ना लोग। तो जाहिर सी बात है दर्शकों में बदलाव की जरूरत है, और मेकर में नहीं। मेकर तो अपने आप बदल, राइट टाइम हो जाएंगे, तलबे चाटेंगे आप, जैसा आप चाहोगे वैसा बनाएंगे। तराना के बाद क्या कौन कौन सी फिल्में की? तराना के बाद सर मैंने फिर एक मेरी जो सबसे पॉपुलर फिल्म है वो मैंने बनाई थी गांधीगिरी, और स्वर्गीय ओमपुरी साहब के साथ। वो उनकी लास्ट फिल्म थी मेरे साथ। उसमें संजय मिश्रा जी थे, ओमपुरी साहब थे, और अनुपम श्याम ओझा, सज्जन सिंह जी, ये सब सारे लोग थे, और एक बेहतरीन फिल्म थी। वहाँ से मुझे थोड़ा सा बल मिला, क्योंकि बॉलीवुड में थोड़ा सा पहचान बनी उस फिल्म से। और फिल्म चूँकि बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन अचानक ही नोटबंदी ने इस फिल्म को जो बिजनेस था वो होने नहीं दिया। और एक तरह से कह सकते हैं कि मेरा जो करियर ऐसे बढ़ रहा था अचानक से स्टॉप हो गया, ग्रहण लग गया। लेकिन फिर भी उसको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले फिल्म को, और आज भी लोग उस फिल्म को जो है मतलब तारीफ़ करते हैं। और मेरी जो एक्चुअल अभी तक पहचान है उसी फिल्म से है, और मैं उस पहचान से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मेरी आने वाली फिल्में हैं। गांधीगिरी के बाद मैंने फिर शशांक बनाई, जो सुशांत सिंह राजपूत से इंस्पायर्ड थी। फिर एक फिल्म मैंने राम की जन्मभूमि बनाई, और फिर मैंने लफंगे नवाब एक कमर्शियल फिल्म बनाई। फिर मैंने अभी अपने होम प्रोडक्शन से एक फिल्म बनाई थी गजनबी, वो 2023 में मार्च को मैंने रिलीज़ की। और एक फिल्म बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म थी मेरी, काशी टू कश्मीर, वो मैंने बनाई। लेकिन उसके निर्माता लोग जो शायद वामपंथियों से, कांग्रेसियों से पैसा लेकर बैठ गए। नहीं तो कश्मीर फाइल से पहले और उससे बड़ी फिल्म थी मेरी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले उसको। कांस में भी दिखाई गई फिल्म, और वैसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। लेकिन जो उस फिल्म के निर्माता लोग थे वो शायद उनको लालच था पैसों का, या किसी चीज़ का डर था, वो कुछ पैसे लेकर उन्होंने फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन वो कारवां वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, और अब वो आ गया है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पे, जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की जो कहानी है, इसका बीज आपको कहाँ से मिला? एक्चुअल में सर मैं बंगाल में एक फिल्म की थी मैंने बहुत पहले एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके बाद बंगाल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, मेरा आना जाना रहा है, और कई साल मैंने वहाँ पर बिताए हैं। तो मैं किसी भी स्टेट में जाता हूँ, या कश्मीर हो या फिर बंगाल, कश्मीर और बंगाल के हालात में जो चीज़ें हैं, जो वहाँ का जो एक सोशल में जो चीज़ें हैं, वहाँ के समाज में जो वहाँ की पॉलिटिक्स में है, वो दोनों में एकदम डिफरेंट। मैंने कश्मीर पर फिल्म बनाई, कश्मीर का मुद्दा ख़त्म हो गया, तो मुझे लगा मैं अगर कुछ बंगाल पे करूँगा तो बंगाल की चीज़ें भी ख़त्म होंगी। तो मैंने बंगाल पर पूरा रिसर्च किया, वहाँ के बॉर्डर एरियाज़ में रहा मैं बहुत दिनों तक। इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही इन ऑफिशियली जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं बांग्लादेश के भी स्ट्रक्चर को मैंने वहाँ समझा, जाना, और किस तरह से वहाँ से म्यांमार से लोग आते हैं, और कैसे कैसे किन रास्तों से उनको कहाँ तक लाया जाता है, और वो आकर हमारे देश में क्या करते हैं। ये हमारी फिल्म का मुद्दा है, और ये मुद्दा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल ये मैटर है। क्योंकि जो भूखे नंगे और एक कपड़े पहनकर लोग जो आते हैं, इनके पास खाने के पास लिए भी नहीं होता है, लेकिन जब इनको खाने के लिए मिलने लगता है तो इनका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, और ये देश में किस तरह से डिफरेंस पैदा करते हैं, ये हमारी फिल्म की कहानी है। और मैं इसे इंस्पायर्ड होकर के मैंने इस फिल्म का निर्माण किया। इसके लिए आपने रिसर्च वर्क किया होगा, किस तरह का रिसर्च का, कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मिले? सर रिसर्च में अगर जाएंगे तो इस पर एक बड़ी लंबी कहानी बन जाएगी। आपने कभी कुछ सुना भी नहीं होगा कि कोई विदेश में जाकर इलीगल तरीके से रिसर्च करके आया हो डायरेक्टर कोई, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा। और वो सारी चीज़ें जो फिल्म में दिखा रहा हो, सब कुछ खुद उसने प्रैक्टिकली देखा हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे फिल्मकारों की ज़रूरत है देश में, जो खाली गूगल और सोशल मीडिया पे जाकर नहीं, ग्राउंड लेवल पर लाठियाँ खा के, जूते खा के, नदी में तैर के जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो सिनेमा जो बनाएंगे तो अलग ही होगा। और जो गूगल में पढ़ के 5 स्टार होटल में पिज़्ज़ा खाते हुए बनाएंगे, उनका एक अलग होगा। तो मैं उस ग्राउंड लेवल पर मैंने काम किया है, और उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी लगेगी। तो ये क्या घुसपैठियों की कहानी है, या जो घुसपैठी है आके यहाँ हालात बिगाड़ते उसकी कहानी? हाँ, नहीं, ये कहानी एक्चुअल में बंगाल और हमारे देश, पूरे देश की कहानी है। बंगाल से किस तरह से चीज़ें होती हैं, बंगाल में किस तरह से वोट की पॉलिटिक्स की जाती है, बंगाल में कैसे
लोग बार बार इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन के पीछे का क्या मैटर होता है, कैसे वहाँ पर वोटों पर कब्जा किया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप बेसिक, लेकिन मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा पाया क्योंकि डेप्थ में जाऊँगा तो इस पर 1-2 हज़ार फिल्में बनेंगी तो भी कम पड़ जाएंगी। बंगाल का जो दर्द है वो बहुत है और मैं तो, लोगों ने बोला कि फ़िल्म अच्छी बनी, मुझे नहीं लगा कि भाई अच्छी फिल्म बनी है, क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैंने 1% भी उस दर्द को दिखाया होगा तो मुझे लगा कि मेरा फिल्म बनाना सफल हो गया, क्योंकि जितना दर्द, इतनी तकलीफ़ और इतना ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ जो काम हुआ है बंगाल में, वो शायद बंटवारे के समय पंजाब में भी नहीं हुआ होगा। लेकिन जिस समय का ये माहौल बना हुआ है इसमें भारत में, मैंने जो माहौल बना हुआ है वहाँ इस ढंग की फिल्मों को लोग झट से प्रोपोगंडा फिल्म कहने लगते हैं। प्रोपोगंडा फिल्म अगर कहते हैं तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि ऐसी प्रोपोगंडा फिल्में ही बननी चाहिए। प्रोपोगंडा फिल्म का मतलब अगर सच्चाई अगर बोलोगे तो प्रोपोगंडा फिल्म का आप कहोगे, ऐसे लोगों को तो जूतों से मारना चाहिए जो लोग प्रोपोगंडा फिल्म, व्हाट इज़ प्रोपोगंडा? अरे सच बोल रहा है कोई आदमी, उसका प्रोपोगंडा बोल रहे हो। और अगर ऐसा है तो मैं प्रोपोगंडा फिल्मों का सबसे बड़ा डायरेक्टर मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही कश्मीर फाइल से पहले मैंने काशी टू कश्मीर बनाई, मैंने राम मंदिर मुद्दे पर राम जन्मभूमि बनाई और बंगाल मुद्दे पर बंगाल डायरी लेकर के आ रहा हूँ। ये सच्चाई है देश की। आप जिसको प्रोपोगंडा बोलते हो ना, सस्ती पब्लिसिटी बोलते हो, सस्ती पब्लिसिटी तुम लोगों को चाहिए। जो तुम लोग वामपंथियों के तलवे चाटते हो, जो लोग बोलते हैं ना कि ये प्रोपोगंडा फिल्में हैं, प्रोपोगंडा नहीं, ये सच्चाई तुम्हारे अंदर नहीं उतर रही है और तुम्हें अंदर जितनी जल्दी इसको सच्चाई को समझ लो कि उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सच है जो जनता की आवाज़ है। और जनता जिस दिन तुम्हारे पे उतारू हो जाएगी, तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। जिस तरह की तुम फिल्म बनाते हो वो फिल्में भी खत्म हो जाएंगी। ये मेरा स्पष्ट संदेश है उन लोगों के लिए जो ऐसी फिल्मों को प्रोपोगंडा, खासतौर पर मेरी फिल्म को तो बोलना भी मत, ये मैं आप सबको हिदायत दे रहा हूँ। इस फिल्म के लिए आपने जो कलाकारों को चयन किया वो किस हिसाब से हुआ फिर? सर कलाकार कोई बड़ा काम नहीं करेगा, आपको भी पता है। बॉलीवुड का चक्कर आपको मालूम है, यहाँ तो सब लोग बोलते हैं क्या हो तुम, क्या हो नहीं, मुगले आजम बनाया क्या? तो मुगले आजम तो मैं बनाया नहीं, मैंने जो बनाया अपने टैलेंट में बनाया। तुमने इसको क्यों नहीं लिया, तुम्हारी फिल्म में अमिताभ बच्चन क्यों नहीं है? तो भैया ये सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं एक मेकर, तो मुझे नहीं पता था कि हाँ आऊँगा तो बड़े एक्टर को लेकर बनाऊँगा तभी डायरेक्टर बन पाऊँगा। तो मैंने सोचा मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म बनाऊँगा और तब तक बनाऊँगा जब तक चिल्ला के नए लोग बोल दें कि भैया बस कर, मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये मेरी सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म है, ग्राउंड लेवल पर हर एक चीज़ का काम किया हुआ, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब कुछ करने के बाद पिक्चर आ रही है आपके सामने। कोर्ट कचहरी का मतलब क्या, कहाँ क्या प्रॉब्लम आई? नहीं प्रॉब्लम, जब मैंने संदेश खाली का मैटर सबसे पहले 2 साल पहले मैंने उठाया अपनी फिल्म के माध्यम से, वैसे ही हमारे पर FIR हो गई। बंगाल सरकार ने FIR किया, अरेस्ट करना चाहा, मार डालना चाहा, क्या कुछ नहीं मिला, मैंने झेला, मेरे परिवार ने नहीं झेला, बहुत कुछ सहा और समझा है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन सारे सवालों का जवाब दें अपने फिल्म के माध्यम से। इस फिल्म को कहाँ शूट किया और कितने दिन में शूट किया है? मैंने बंगाल में और उत्तर प्रदेश में फिल्म को शूट किया है। फिल्म में करीब 40-42 दिन की शूटिंग हुई है और फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार है। अगर सेंसर बोर्ड की कृपा रही तो, वामपंथियों ने बख्श दिया तो, जो लोग बोलते हैं प्रोपोगंडा फिल्म उन्होंने बख्श दिया तो। इस फिल्म को देखने के बाद जब दर्शक बाहर निकलेगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा? ये तो दर्शक जाने सर, मैं तो बाहर खड़ा रहूँगा, हाथ जोड़ के मैं पूछूंगा आप कि क्या राय है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरी फिल्म अच्छी बुरी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। नहीं फिर भी आप तो मैं कुछ नहीं, कोई बात लोगों के दिमाग में जाएगी। नहीं, वो मेरा बहुत बड़बोलापन हो जाएगा। मैं बोलूँगी ये लेके जाएगा, वो लेके जाएगा, सुपर हिट डुपर हिट ना, नथिंग। ये जनता जनार्दन को तय करने दो वो क्या लेके जा रही है, वो अच्छा रहेगा। सोनू मिश्रा जी, फिल्मी संगम से बात करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।